नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर आप सभी का बुलेटिन में। आगे बढ़ जाते हैं। जो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कौशल विकास को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इस मीटिंग में कार्य प्रगति और स्किल्ड युवाओं को फॉरवर्ड लिंक से जोड़ने के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजित की गई। बैठक में प्रशिक्षित युवाओं को संतोषजनक वेतन दिलवाने पर फोकस किया गया। मुख्यमंत्री ने इसे प्रबंधन, समन्वय और प्लेटफॉर्म स्तर पर कमी का संकेत बताते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक और ऐसे में कौशल आधारित रोजगार दिलाने पर इस बैठक में फोकस रहा, मंथन किया गया और अधिकारियों को निर्देश भी यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिए गए। तो महत्वपूर्ण ये बैठक रही। युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर किस तरीके से दिलाए जाए, इस पर यहाँ पर इस बैठक में मंथन हुआ और इस बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से की गई। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश भी यहाँ पर जारी किए कि युवाओं को रोजगार मिल पाए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अंकिता भंडारी हत्या मामले को लेकर धामी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। गणेश गोदियाल ने कहा कि अंकिता के हत्यारे के परिवार को धामी सरकार ने बड़ा टेंडर दिया। संस्कार आयुष मेडिकेयर कंपनी को आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं की आपूर्ति का टेंडर दिया गया और इस कंपनी को गणेश गोदियाल ने अंकिता के हत्यारे के परिवार से जुड़ा बताया है। वहीं बीजेपी ने पीसीसी चीफ पर पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। अंकिता के हत्यारे के परिवार की कंपनी को टेंडर। धामी सरकार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हमलावर। हत्यारोपी के साथ डील के तहत दिया टेंडर। गणेश गोदियाल के आरोप से सियासी गदर। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस इसके बाद भी धामी सरकार पर लगातार निशाना साध रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने धामी सरकार पर फिर बड़ा आरोप लगाया है। गणेश गोदियाल का कहना है कि अंकिता के हत्यारे की रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर अपनी पीठ थपथपाने वाली धामी सरकार ने इसी परिवार की एक फर्म को बड़ा टेंडर दिया है। हरिद्वार जिले के ज्वालापुर की संस्कार आयुष मेडिकेयर नाम की कंपनी को आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं की आपूर्ति के संबंध में एक टेंडर दिया गया है, जिस कंपनी को गणेश गोदियाल ने अंकिता के हत्यारे के परिवार से जुड़ा बताया है। हालांकि गोदियाल ने कंपनी संचालकों का साफ तौर पर नाम नहीं लिया, लेकिन पीसीसी अध्यक्ष का कहना है कि सरकार ने अंकिता हत्या मामले में हत्यारों को मुंह बंद रखने के लिए जो डील की है, उसके तहत ये टेंडर दिया गया है। वहीं गोदियाल के आरोप को बीजेपी ने हवाई बताते हुए कहा है कि 2027 चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष धामी सरकार पर कुछ न कुछ बेबुनियाद आरोप लगाने में लगे हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने अंकिता भंडारी के जो हत्यारे हैं, जो आज जेल में हैं, उनके परिवार की एक फर्म को बड़ा ठेका सप्लाई का दिया है। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री धामी से कि ये उस परिवार को किस बात का रिवार्ड दिया जा रहा है। धामी जी स्पष्ट करें, उस टेंडर की प्रक्रिया क्या थी। वो टेंडर अगर पहले तो अंकिता भंडारी हत्याकांड में इन्होंने कहा कि हमने साहब उसका मकान वो तोड़ के, रिजॉर्ट तोड़ के उसको भारी नुकसान पहुंचा दिया। तो वहां नुकसान पहुंचाने की बात करने वाली बीजेपी और उनकी सरकार और धामी आज उन्हीं लोगों की कंपनी को इतना बड़ा ठेका उन्होंने सप्लाई का दिया। बेशर्मी की हदें पार कर दी इन्होंने। और ये सिर्फ इसलिए दिया गया है कि जो भी उनके साथ डील हो रखी होंगी वो उस डील पर चुपचाप रहे। हाँ, ये क्योंकि वो उनको रेल सेल करके आते हैं, उनका डायरेक्ट उनको स्क्रिप्ट पढ़ा देते हैं और हर 5 दिन बाद 10 दिन बाद फिर कुछ ना कुछ उनको लगता करना चाहिए और फिर वो करते हैं। तो अब उनसे पूछिए कि भाई आप नाम क्यों नहीं बता रहे हैं। अगर वो इतनी गारंटी के साथ कह रहे हैं, उनको नाम बताने में क्या दिक्कत है। सरकार तो हर प्रकार से स्वागत करेगी उनके सुझाव का। उनके पास कोई साक्ष्य हैं तो दें। अभी भी सरकार तैयार है, सीबीआई भी तैयार है। तो आप जानते हैं कि उन्हें 27 का चुनाव आ गया, कुछ न कुछ तो उनको करना है, वो करें, उनकी राजनीति उनको मुबारक। अंकिता हत्याकांड में वीआईपी के नाम के खुलासे को लेकर मचे बवाल के बाद धामी सरकार की सिफारिश पर मामले की सीबीआई जांच शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर धामी सरकार पर हमले लगातार जारी रखे है। अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने अंकिता के हत्यारे के परिवार को बड़ा टेंडर देने का आरोप लगाकर सरकार को घेरा है।
जिससे अंकिता के परिवार के साथ खड़े होने के धामी सरकार के दावे पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। प्रदेश के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह बुधवार को हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रेस क्लब में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रतिभाग किया। हरिद्वार प्रेस क्लब ने हिंदी पत्रकारिता के 200 साल पूरे होने के मौके पर राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया, जिसमें तमाम पत्रकार और साहित्यकारों ने हिस्सा लिया। गोष्ठी में राज्यपाल ने कहा कि हिंदी भारत की आत्मा है। राज्यपाल ने कहा कि हिंदी के पत्रकार प्रिंट, टीवी और डिजिटल माध्यम से सकारात्मक काम कर रहे हैं। आज एक चीज का आत्मबोध हुआ, ज्ञान हुआ कि भारत की आत्मा, हर भारतीय के आत्मा को अगर आपने एक्सप्रेस करना है, उस भावना को प्रकाशित करना है, सबके साथ साझा करना है, तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हम सब की आत्मा की भाषा है। और मुझे ऐसा लगता है वो समय आ गया है जब हिंदी का एक पुनर्जागरण होना बहुत जरूरी है। वैसे तो 1920 से हिंदी पत्रकारिता ने बहुत अच्छा किया है। टेलीविजन जब 1990 में आया, उस वक्त भी एक चैलेंज आया हम सब के लिए, प्रिंट मीडिया के लिए, खास तौर पर हिंदी पत्रकारिता के लिए। लेकिन जिस प्रकार से हिंदी पत्रकारों ने एकदम अपने गढ़ को संभाला है, और मुझे बहुत खुशी है कि आज के दिन में जो हमारे हिंदी के न्यूज़पेपर है, प्रिंट मीडिया है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने सदन में बापू ग्राम क्षेत्र में चल रहे वन भूमि विवाद को लेकर मजबूती से अपनी राय रखी। उन्होंने पुरजोर तरीके से क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग उठाई है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि पिछले 7 दशकों से हजारों परिवार उस क्षेत्र में रह रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी क्षेत्र में गतिशील है और ऐसे में यह सरकार का दायित्व है कि जनता को स्थायित्व प्रदान किया जाए। आगे बढ़ जाते, उत्तराखंड सरकार जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड खत्म करने जा रही है, जहां सरकार ने प्रदेश में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया है। वहीं इसको लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार जिन लोगों को टारगेट करके योजना बना रही है, अगर वो लोग संतुष्ट हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उन लोगों को कोई भी प्रश्न है या कोई आशंका है तो सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों के लिए भी कोई भी योजना बन रही हो, आपने मदरसे की बात कही, उसके लिए सरकार कोई मैकेनिज्म तैयार कर रही है, पर जिनको लक्षित करके कोई ये मैकेनिज्म तैयार हो रहा है, क्या वो लोग इसमें खुश हैं? अगर वो लोग खुश हैं तो मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा काजी? उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में राहुल गांधी की आवाज दबाने और मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत धरना दिया। और इस दौरान करण माहरा ने कहा कि कोई भी सदन परंपरा और नियमों की तरह चलता है, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद एक दूसरे को लोग दुश्मन की तरह देख रहे हैं। माहरा ने कहा कि सदन में अध्यक्ष की पीठ की गरिमा नए अध्यक्ष के आने के बाद दिखाई नहीं दे रही है। सदन में विपक्ष के नेताओं की आवाज दबाई जा रही है। देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी सदन जो चलता है वो परंपराओं से और नियमों के तहत चलता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी की सरकार आने के बाद परंपराओं का तो निर्वहन करना बिल्कुल ख़त्म हो गया है। एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से लोग देख रहे हैं। दूसरा, अगर आप जिस विषय की आप बात कर रहे हैं मनरेगा की, उसमें जो गारंटी शब्द है वही बेईमानी हो गया। आपने स्टेट्स का जो शेयर है वो 40% कर दिया, जो 10% था। जिन स्टेट्स की हालत ठीक नहीं है, उनके पास फाइनेंस नहीं है, वो खुद कर्जे में है, वो 10% 40% प्रतिभाग कैसे करेंगे? तो केंद्र की मोदी सरकार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर से आरोप लगाया। तो ऐसे में लोकसभा में राहुल गांधी की आवाज को दबाने का आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया गया है, और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस आरोप के बाद, इस घटना के बाद यहां पर प्रदर्शन किया। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत ये धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दबाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से जो व्यवहार राहुल गांधी के साथ सदन में हुआ, उससे ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि राहुल गांधी की जो आवाज है वो सदन में नहीं उठाने दे रही है बीजेपी, और इसी को लेकर यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया।
तो नई टिहरी टीन शेड में कई सालों से निवास कर रहे बांध प्रभावित लोगों का धरना जारी है। बांध प्रभावित मालिकाना हक की मांग कर रहे हैं। वहीं जिलाधिकारी और पुनर्वास निदेशक नतिका खंडेवाल ने कहा कि धरना दे रहे लोगों की मांग पर कार्रवाई की जा रही है और इस संबंध में सर्वे कराकर उनकी मांग पर उच्च स्तर पर रिपोर्ट भेजी जाएगी। किया जाएगा। एक बार पुनर्वास और अन्य विभागों की रेवेन्यू की टीम एक बार उसको पूरा असेस करेगी। उसके बाद ही जो हमें बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन लगेगा उसका प्रस्ताव हम भेजेंगे। तो वही लोहाघाट नगर में प्रशासन के पंचेश्वर स्टैंड की टैक्सियों को पार्किंग में खड़ा करने के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया। जहां टैक्सी यूनियन अध्यक्ष और टैक्सी चालकों का कहना है कि प्रशासन और पुलिस के द्वारा उन्हें जबरन पार्किंग में भेजा जा रहा है। साथ ही उनका प्रतिदिन 500 चालान करने की धमकी दी जा रही है, जिसका स्टैंड के सभी टैक्सी चालकों ने विरोध किया। टैक्सी चालकों ने कहा कि जब तक स्टेशन बाजार में खड़ी रहने वाली टैक्सियां पंचेश्वर स्टैंड से संचालित नहीं होंगी, तब तक वो पार्किंग में नहीं जाएंगे। ये ट्रैफिक के बारे में जो हमारी एडीएम साहब से वार्ता हुई थी कि वो 4 स्टेशनों की गाड़ियां भी हमारे साथ यहाँ आ जाएं, अन्यथा तभी हम लोग जाएंगे। अगर वो यहाँ किसी कारणवश नहीं आ पाती हैं तो हम अन्यथा वहाँ जाने के लिए राजी नहीं है, चाहे हमने यहाँ पर धरने में बैठना पड़े। उनसे क्या कहते हैं, उन्होंने हमसे कहा था कि यहाँ से तुम लोग भी जाओगे और वो लोग भी आएंगे वहाँ। तो उन्होंने 2 तारीख से बोला था, 2 तारीख से वो लोग आए नहीं कोई भी, और हमसे कह रहे हैं यहाँ से हटो करके, गाड़ी का चालान भी कर देंगे बोल रहे थे तुम्हारा। तो हमने गाड़ी आते चालान करने की धमकी देके गए। हाँ, चालान करने की धमकी देके गए थे वो। उसके बाद फिर वो लोग क्या कहते हैं, उन लोगों से बात हुई तो वो कह रहे हैं हम नहीं आएंगे करके। तो हमने बोल रखा था कि जब वहाँ की गाड़ी आएगी तभी हमारी गाड़ी हटेगी यहाँ से। तो खाली वो पुलिस वाले प्रशासन वाले आए थे और हमारे को धमकी देके गए कि जो गाड़ी साइड में लगी है उनका 500 रुपये पर डे का चालान होगा। फिर हमने मना कर दिया कि जब गाड़ी, अगर हमें कोई आपत्ति नहीं है हटाने से गाड़ी यहाँ से, लेकिन हमारी मांग यही है कि दिगल चौड़ रोसाल वाली गाड़ी भी यहाँ पे। हमारी मांग यही है, जब तक दिगल चौड़ और रोसाल और ये डेली सर्विस है जितनी गाड़ियाँ हैं ये सारी हमारे साथ चलेंगी तब भी हम भी चलेंगे, अदरवाइज हम नहीं जाएंगे। अब एक धमकी दें कुछ दें, देखो मतलब हक तो सभी का है। कोई लोग स्टेशन से बोल रहे हो हमारी सवारियों को चुरा रहे हैं, तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। तब हमारा कहना है कि सारे आदमी इधर चल जाए, हमारा सारा विकल्प समाधान हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ प्रसिद्ध अंग्रेजी ट्रैवल राइटर, पर्यावरण संरक्षक और पद्मश्री से सम्मानित ह्यूगो गैंगस्टर के निधन से मसूरी सहित देश विदेश के साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। 94 वर्ष की आयु में गैंगस्टर ने मसूरी के अपने निवास पर अंतिम सांस ली है। उनका अंतिम संस्कार मसूरी के कैमल्स बैक रोड कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया। और इस अवसर पर प्रशासन के साथ ही साहित्यकार, पर्यावरणविद, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक प्रतिनिधियों की बड़ी मौजूदगी रही। सभी ने उनके निधन में मसूरी और भारत के लिए अपूर्ति क्षति, उनके निधन को अपूर्ति क्षति बताया। मिस्टर ह्यूज गैंजर के बारे में हम लोग तो क्या ही बता पाएंगे, क्योंकि उनकी इतनी उपलब्धियां हैं कि जिसको गिनाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने देश की सेवा के साथ साथ मसूरी के लिए जो उन्होंने जो कुछ किया है, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण को लेकर के हो, चाहे वो सेव मसूरी करके एक उन्होंने एक अपना एक आंदोलन एक कह सकते हैं कि आंदोलन चलाया था। वो हमेशा याद रहेगा। जिस तरीके से मसूरी का इन्वायरमेंट को ठीक रखने के लिए उन्होंने जितनी कोशिश की, वो मुझे लगा वो आज हम उसके लिए हर व्यक्ति ये सोच रहा है कि अगर वो होते तो मसूरी इतनी जो मसूरी की बदलती परिस्थितियां हैं वो नहीं हो पाती। डिटर्मिनेशन था कि जो बेटरमेंट के लिए जो कुछ बेहतर हो सकता है उसको हम पहल करें। मेरे साथ, मुझे भी इनके साथ सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी में कई साल हम लोग साथ साथ मेंबर रहे, और मुझे कई अवसर पर ऐसा लगता था कि जो हम जनहित में कराना चाह रहे हैं वो अगर उनके समझ में नहीं आया तो उसको अपोज कर जाते। और अपनी पत्नी मिसेस कोलिन के साथ, उन्होंने दोनों पायनीर लेखक माने जाते हैं। 2 अक्टूबर 1960 को 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 2
और उन्होंने कम से कम 3000 आर्टिकल्स लिखे, 50 उन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, जिसमें उनकी एक लुकिंग बियॉन्ड डॉक्यूमेंट्री बहुत ही ज़्यादा जो है मशहूर हुई थी। The whole town, I must say, has gathered here to bid farewell to him, and my association with him goes back 50 years when I went to get a pair of football boots from Mrs. Ganser. And you came here in the 1970s, and I remember Ruskin Bond asking him to, why don't you start writing? तो वहीं पौड़ी के खंडोली गांव में भालू के हमले से दहशत फैल गई है। जंगल में पशु चारा लेने गई एक महिला पर भालू ने अचानक हमला कर दिया। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों ने महिला को 108 एम्बुलेंस सेवा के जरिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाबू पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। महिला की हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से सुरक्षा मजबूत करने और प्रभावी कदम उठाने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। वहाँ पे एक महिला ज्योति देवी जिनका नाम है, 30 साल लगभग इनकी उम्र है, ये घास काटने गई हैं उड़ली गांव में। तो वहाँ पे भालू का अटैक हुआ, तो उसके बाद ये 108 के माध्यम से हमारे हॉस्पिटल लेके आए गए। उसमें इनके सर में काफ़ी चोट थी, फेस पे और नाक के पास, और काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग थी इनको। तो फिलहाल हमने इनको पाबो में फर्स्ट एड ट्रीटमेंट दिया। का विवरण ये है कि ग्राम खंडोली में एक महिला जो 32 वर्षीय महिला है ज्योति देवी, उनको भालू द्वारा अटैक किया गया था। इनको लगभग 1 बजे करीब पाबो अस्पताल लाया गया, वहाँ पर उनका प्राथमिक उपचार किया गया। उनके सर पे चोटें आई हैं, मुंह के आसपास चोटें आई हैं, नाक के आसपास चोटें आई हैं, जिनका प्राथमिक उपचार डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके द्वारा कर दिया गया है पाबो में। उसके उपरांत उनको एयरलिफ्ट करके एम्स ऋषिकेश भेज दिया गया है। तो वहीं ऋषिकेश में श्यामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में सड़क चलती एक महिला के कानों में पहने कुंडल स्कूटी सवार बदमाश छीनकर फरार हो गए। महिला की शिकायत पर फिलहाल पुलिस ने अज्ञात बदमाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे का आदी है और नशे की लत को पूरा करने के लिए उसने वारदात को अंजाम दिया। आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। आरोपी से महिला के कुंडल बरामद हुए हैं और वारदात में इस्तेमाल स्कूटी का पुलिस ने कब्जे में ले ली है। आगे बढ़ जाते हैं जहां बाजपुर में नगर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए बाजपुर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस और नगर पालिका की संयुक्त टीम ने कोतवाली के सामने से मुंडिया तिराहे तक अवैध अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की, जहां अभियान के दौरान सड़क किनारे दुकानदारों और ठेला रेहड़ी वालों के अतिक्रमण हटाए गए। अभियान के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन पर चालान भी काटे गए। वहीं पुलिस ने नगर में मौजूद पक्के अतिक्रमण को चिन्हित करते हुए संबंधित व्यापारियों को 15 दिन का अंतिम अल्टीमेटम दिया गया। पुलिस का कहना है कि तय समय पर अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसी के तहत हमने आज ब्लॉक से और मुंडिया किराए तक अतिक्रमण अभियान चलाया, जिसमें हमने कई लगभग 30-35 के करीब हमने चालान भी किए। और जो हमारे ट्रैफिक के रिगार्डिंग हमारी जो गाड़ियाँ जो किनारे पे जो रोड में लगी थी, हल्द्वानी की बरेली रोड में एक सनसनीखेज हत्या की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। आपसी विवाद के चलते एक भाई ने अपने ही सगे भाई की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी संदीप जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी संदीप जायसवाल पहले भी हत्या के एक मामले में सजा काट चुका है। पुलिस ने मृतक के शव को फिलहाल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जाँच की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी है। प्रारंभिक जाँच में पारिवारिक विवाद को घटना का कारण माना जा रहा है। ये थाना हल्द्वानी में अंकित जायसवाल नाम के वादी द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा ये बताया गया कि संदीप जायसवाल नाम के व्यक्ति ने एक सोनू जायसवाल नाम के व्यक्ति का, जो उनके रिश्ते में ब्रदर लगते हैं, उनकी पीट कर हत्या कर दी है। तो सूचना जब हमें प्राप्त हुई तो इसमें घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और घटनास्थल निरीक्षण के दौरान FSL की टीम द्वारा वहाँ से जो भी फिजिकल और साइंटिफिक एविडेंस थे वो कलेक्ट किए गए और इसमें थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो अभियुक्त है उससे एक वेपन भी बरामद हुआ और 2 बुलेट भी बरामद हुए हैं, जिसके आधार पर उसमें भी एक पृथक से अभियोग उसमें पंजीकृत किया गया और उनकी अरेस्टिंग की गई है और इसमें आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स आते हैं उसके अनुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
आगे बढ़ते जालक्सर में सेल्समैन के साथ हुई लूटपाट की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। लक्सर कोतवाली में एसपी देहात शिखर सुयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। इन बदमाशों के पास से 1,85,000 रुपए कैश और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी की कार्रवाई भी की जा रही है। पकड़े गए आरोपियों का आपराधिक इतिहास ढूंढा जा रहा है। 2 दिन पहले का घटनाक्रम है। एक रवि राठौर नाम का व्यक्ति जो सप्लाई चेन पे काम करता है, अपना कलेक्शन का पैसा लेके आ रहा था। तो एक ये 3-4 लोग हैं जो गुलशेर, सलमान, फरमान और साहिल, जो इस बात से वाकिफ थे कि जो रवि राठौर नाम का व्यक्ति है, इसके पास कलेक्शन के पैसे होंगे और करीब 1,00,000-2 लाख रुपए होने की बात उनकी जानकारी में थी। तो एकांत में पा करके इन्होंने उस पर हमला किया और पैसे उससे लूट लिए। क्योंकि एक चैलेंजिंग था और दिन के वक्त ये घटना हुई थी, तो थाने ने इसको सीरियसली लिया। सीओ लक्सर के नेतृत्व में एक टीम ने काम किया। तो कल शाम हमने 3 अभियुक्तों को करीब 85% रिकवरी के साथ अरेस्ट कर लिया है। 3 अभियुक्त जो हैं, इनका ऑलरेडी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में अभी हम तो चलिए बुलेटिन में फौरन लौटूंगी कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए खबर। नमस्कार।